एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं पिछले करीब 7 साल से अभी डीएलवी में राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस में पोस्टेड हूँ। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स की है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और बीटेक किया मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एमएनआईटी से। तो जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा लेमन टर्म्स में अगर सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी हमारी ऐसी प्रैक्टिस जो हम करें तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक, या फिर ज्यादा हम कहें कि ज्यादा ड्यूरेशन तक सस्टेन कर सके, ऐसा हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चीज में। तो मैंने आपको बताया। अब सस्टेनेबल लिविंग क्या है? सस्टेनेबल लिविंग का सिंपल सा ये अर्थ है कि आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटी या आप जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसका लेसर इम्पैक्ट होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो सस्टेनेबल लिविंग है आपकी। ये तो बात थी अपने ह्यूमन टर्म्स में, बट एक दलाई लामा का एक कोट है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। द नेचुरल एनवायरनमेंट सस्टेन्स द लाइफ ऑफ ऑल बीइंग्स यूनिवर्सली। तो इसका अर्थ है कि हम ह्यूमन बीइंग्स तो है ही यहाँ पर, बट और भी लिविंग एंटिटीज है जिनके लिए भी हमें विचार करना चाहिए। इसमें अगर आप ये देखें कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज है, तो ये जो एग्जॉस्ट है बाहर, ये ऐसा हीट आइलैंड क्रिएट करते हैं एग्जॉस्ट के बाहर। एसी जो वर्क करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे करता है। आपने अंदर क्या टेम्परेचर सेट किया है जो आपको करना है, और बाहर एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो यदि आप मान लीजिए कि आपको बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, उससे आपको मेंटेन करना है 30 डिग्री, तो आपको 10 डिग्री का डिफरेंस लेना है। बट ये जो एसी के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं हर एक अपार्टमेंट के बाहर, इसकी वजह से हीट आइलैंड क्रिएट हो रहा है। उस हीट आइलैंड की वजह से जो 40 डिग्री टेम्परेचर है वो लोकली टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में है। तो जो एसी का एफर्ट 10 डिग्री टेम्परेचर कम करने का था वो बढ़ के 15 से 20 डिग्री का हो गया है। तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ा है, प्लस आपका जो टाइम टेकिंग है एसी का लोड प्लस टाइम टेकिंग, वो भी उसमें बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी का विश्व पर्यावरण दिवस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपने मनपसंद का जो विषय है वो लिया है इसमें, कंपोस्टिंग का जो विषय है, जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो लैंड रिहैबिटेशन और डिफॉरेस्टेशन और वाटर, जो पानी की वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के ऊपर है, और लैंड को प्रिजर्व करने के लिए। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से सॉइल को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, जिसमें सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और राजस्थान ने भी अपने क्या है कि बिल्कुल उस अभियान, उस कैंपेन में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। और इसमें जो है हमारे जो सीएस मैडम है वो सेंट्रल से जो है पुरस्कार लेके आए। तो ये काफी बड़ी बात है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए, जो खाद बनाने की जो खाद बनाने का जो पहली जो कंडीशन है वो है सेग्रीगेशन। अगर आपको कचरे से खाद बनानी है, तो कचरे से खाद बनाने के लिए आप सभी को पता है, जितनी भी नगर पालिका जुड़ी हुई है, सोर्स सेग्रीगेशन इज द की है। अगर आपको खाद बनानी है कचरे से, तो सबसे पहले आपको सोर्स सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। जो एडवांस ऑटोमेशन वाले जो प्रोसेस होते हैं, उसमें ये 90 to 95% तक सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें उनको प्योरली जो है वेट वेस्ट चाहिए होता है। अब बात आती है, क्योंकि हम खाद बनाने पे आए हैं, तो हमको सिटीजन से ऊपर हमको कुछ जानने की आवश्यकता है। भाई, सिटीजन्स को तो हमने बोला कि सेग्रीगेट करके दे दो, मगर जो व्यक्ति खाद बना रहा है उसको कुछ उसके अलावा हरे कचरे में भी कुछ कैटेगरी वाइज कुछ उसको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या किस चीज का कितना कितना पोटेंशियल है। देखिए, खाद के अंदर जो C/N रेशियो देखा जाता है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, तो अच्छी खाद जो है, तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जिसका
27 से 33 के करीब होता है, 33:1, है ना। जिसका ये रेशो होता है वो अच्छी खाद कहलाई जाती है। कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड को अपन क्या है लिक्विड बना देते हैं, उसमें भी कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है, कार्डबोर्ड से बनाते हैं। इसके अलावा जो अपना घर का बचा हुआ खाना है, जैसे छिलके सहित फल, छिलके सहित सब्जियां, है ना, इस्तेमाल किया हुआ कॉफी में चाय का पाउडर, बचा हुआ पक्का खाना, हरे हरे बगीचे के रखरखाव में से पैदा हुआ कचरा, इस्तेमाल किए हुए फूल, ठीक है, इनका जो है इनका नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ज्यादा है। तो हमको क्या करना है, इसको 30 के आसपास लेकर आना। अब अपन चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई डिकम्पोजिशन जो वेस्ट है, वेस्ट को कैसे अपन क्या है डिकम्पोज कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, मेन दो तरीके होते हैं। एक होता है एरोबिक डाइजेशन, एक होता है एनोरोबिक डाइजेशन। तो ज्यादातर जगह पे जो गार्डन में हमारे पास जो खाद यूज होती है, गमलों में जो खाद यूज होती है, नर्सरियों में जो खाद यूज होती है, उसके लिए हम क्या है एरोबिक कंपोस्टिंग की तरफ जाते हैं। एरोबिक कंपोस्टिंग में भी दो तरह की कंपोस्टिंग होती है। एक होती है जो कि हम क्या है नेचुरल प्रोसेस से करते हैं, जिसमें माइक्रोब्स जो है आपके खाने को गलाते हैं, सड़ाते हैं और उससे क्या है खाद बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है जो कि जिसमें खाद बनने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपन इंसेक्ट्स डाल देते हैं, अर्थवॉर्म्स डाल देते हैं। तो वो जो है वो अपनी वर्मी कंपोस्टिंग बनती है। अर्थवॉर्म्स के अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपकी लिमिटेशंस ये है कि आप उसके अंदर तला हुआ खाना, पका हुआ खाना, तेल कंटेंट, जिसमें मिर्च मसाले हो, जिसमें सिट्रिक एसिड ज्यादा हो, ऐसा खाना आप यूज नहीं कर सकते। अगर इसमें देखें तो थोड़ा सा अपन केमिस्ट्री की तरफ देखें, तो अगर हम एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं तो अपन नीचे एक इक्वेशन आपको दे रखी है, जिसमें जो अपने जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ह्यूमस बना रहे हैं। ह्यूमस मतलब खाद बना रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर अपन एनारोबिक कंपोस्टिंग देखें तो एनारोबिक में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं देती है, या फिर ऑक्सीजन को बिल्कुल बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन की बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, और वो बंद एक क्लोज एनवायरनमेंट में वो जो खाना है वो सड़ता है और उसमें से मीथेन बनती है, जिसको अपन बायोगैस के रूप में भी काम में ले सकते हैं, एनर्जी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। होम कंपोस्टिंग, एक छोटा परिवार कैसे कंपोस्टिंग स्टार्ट कर सकता है, गीले कचरे से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो अपने घर पे कर सकता है। आप घरों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो गीले कचरे की हैंडलिंग से रिलेटेड आती है। अगर आपका कचरा 2 दिन आपके डस्टबिन में पड़ा रह जाता है तो वो स्मेल करने लग जाता है, और तीसरे दिन उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्मेल के कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके कचरे के पात्र में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ड्रम कंपोस्टिंग, अब परिवार बड़ा है, आपको भाई पॉट कंपोस्टिंग से आपका क्या है नहीं हो सकता, तो आप क्या ड्रम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे परिवार है तो 2-3 परिवार मिलकर कर सकते हैं। तो आप देखें तो आप इसमें लिखा है लगभग 10 किलो रोज तक का कचरा। तो ये क्या है, अपन क्या है कि छोटी कम्युनिटी के लिए भी अपन ये कर सकते हैं ड्रम कंपोस्टिंग। सेम प्रिंसिपल क्या है कि आप जो है पहले सीड डालेंगे, सीड डालने के बाद सीड का मतलब हो गया जो खाद हुआ, एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको कचरा डालना है, उसके ऊपर फिर एक आपको सॉइल की लेयर डालनी है, फिर आपको अच्छा इसमें क्या है सॉइल की लेयर डाले तो डाले, नहीं तो आप क्या है अपने गार्डन का जो वेस्ट है, जो पत्ते सब जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है उसकी लेयर डालें। उससे क्या होगा, आप कार्बन इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके खाने में नाइट्रोजन ज्यादा है और कार्बन और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन अनुपात जो है वो सही होना चाहिए। तो आप क्या है अपने जो पत्ते जो झड़ जाते हैं, जो गार्डन की ट्रिमिंग्स है, टहनियां है, उनको छोटा छोटा टुकड़ों में करके उसमें डालिए। डालने के बाद आपको ऐसे परत दर परत भरना है। और आप देखें तो इन ड्रमों के अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, ऐसे ही क्या पॉट के अंदर भी होल बने हुए थे। तो पॉट कंपोस्टिंग, ड्रम कंपोस्टिंग, ये सभी जो है एरोबिक प्रोसेस है जिसके अंदर हवा आती जाती रहनी चाहिए।
अब आ गया भाई ड्रम कंपोस्टिंग, फिर पॉट कंपोस्टिंग। अब क्या, अब यार मतलब इनके लिए तो सामान क्या है कि भाई लेके आना पड़ेगा भाई हमारे पास। और क्या तरीका है भाई, पाइप कंपोस्टिंग। आपके पास पुराने पाइप पड़े हो, कई बार क्या होता है घरों में क्या है, पाइप ले आते हैं और पाइप रह जाते हैं, अपने घर के निर्माण में कुछ सामग्री बच जाती है ना। और इसके अलावा क्या है कि कुछ कई बार क्या होता है, कुछ पाइप जो है नया आप रिनोवेशन करवा रहे हो तो पाइप निकल जाता है, तो अपन क्या पाइप कंपोस्टिंग पे भी जा सकते हैं। तो पाइप कंपोस्टिंग में भी सेम यही है, आपको क्या है परफोरेट करना है उसको, अलग अलग जगह से ड्रिल मशीन से उसमें होल कर देने हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर हवा जा सके। और उसको ऐसे रखना है कि उसका जो लीचेट है जो उसके अंदर से जो निकलता है वो या तो सॉइल पे एब्जॉर्ब हो जाए, इतना ही अपन को उसमें वो डालना है, या तो वो क्या है कि सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए, परफोरेटेड सॉइल हो, या फिर उसको कलेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म अपन नीचे पॉट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है ना, मेथड पे डिपेंड करता है कि भाई आपने कमर्शियली अवेलेबल माइक्रोब्स यूज किए हैं, या फिर वो नेचुरली जो सेलेक्टिव प्रोसेस से जो माइक्रोब्स आए हैं उनका यूज कर रहे हैं, है ना। अगर अपन नेचुरली बात करें तो ये जो कंपोस्टिंग है लगभग 45 से 60 दिन के अंदर आपके क्या है बनके तैयार हो। अब आ गया हमारा पिट कंपोस्टिंग जो है। पिट कंपोस्टिंग जैसे अपन सामुदायिक स्तर पे जो करते हैं, बहुत सारी नगर निकाय ने किया हुआ है, हमारे यहाँ पे जीरो वेस्ट मॉडल में भी है ना। इसका जो है आप इसमें जो लगभग जो खर्चा आ रहा है वो 1,000 रुपये प्रति किलो का प्रति किलो प्रतिदिन का आ रहा है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा। ये नर्सरी जो है, नर्सरी और बड़ी कम्युनिटीज के लिए अप्रोप्रिएट है। इसके अंदर हम क्या है, अलग अलग अपने जो जितना भी इनटेक आ रहा है, जितना भी अपना कचरा आ रहा है, उस हिसाब से हम क्या है नंबर ऑफ पिट्स डिसाइड करते हैं। और और जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है उसका कितना समय लग रहा है उस हिसाब से, और उसमें कितना कचरा आ रहा है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ पिट्स डिसाइड करते हैं। एक बार एक पिट को भर जाने के बाद हम उसको छोड़ते हैं डिकम्पोज होने के लिए। फिर हम दूसरे पिट में, जब वो एक भर जाता है तो उसको उस 35 दिन के लिए हम उसको रिटेंशन टाइम देते हैं, जिसमें जो माइक्रोब्स है उनको लगातार हम नमी देते रहते हैं। हम उसके अंदर एरिएशन के लिए प्रोविजन रखते हैं। तो जब हम देते रहते हैं तो वो खाद बनने की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वाले पिट में हम कचरा भरना स्टार्ट करते हैं। अब अपन ने एरोबिक कंपोस्टिंग देख लिया, अब अपन एनारोबिक कंपोस्टिंग में जाते हैं। तो एनारोबिक कंपोस्टिंग में भाई मैं हाउस होल्ड लेवल पे बायोगैस वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो मीथेन है वो एक ज्वलनशील गैस है, और अगर उसका सही से जो मैनेजमेंट है उसका सही से नया प्रबंधन सही से ना किया जाए तो ये हानिकारक हो सकती है। तो मैं इसका आपको DIY नहीं दे रहा हूँ, कैसे बनाया जाए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये एक तरीका है। अगर आप देखें तो बीच में मैंने क्या बायोगैस प्लांट का एक छोटा सा सैंपल भी दिया है, सैंपल भी बताया आपको, प्लस जो अपना बायोगैस सिस्टम जो घरों में जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, कमर्शियली भी अवेलेबल है। इसके ऐसे भी मॉड्यूल जो है कमर्शियली अवेलेबल है, जिससे आप अपने घर की जो LPG की जो डिमांड है वो बायोगैस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पूरी की पूरी डिमांड। ऐसे भी है जिसमें आप अपने टॉयलेट्स तक का कनेक्शन जो है उन बायो कंपोस्टर में कर सकते हैं। आप बायोगैस होम बायोगैस जनरेटर में आप डाल सकते हैं और उससे बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है। सेग्रीगेशन के लिए सेग्रीगेशन के लिए जरूरी है कि भाई आप जो है घरों से सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है कलेक्ट करें। अगर आप म्युनिसिपल लेवल पे इसको करना चाह रहे हैं तो ये एक डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मॉडल है, सीकर मॉडल, जो कि हमने सीकर में इम्प्लीमेंट करवाया था नेक्स्ट में। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल राठी है। मैं एक जोग्राफर अर्बन प्लानर हूँ। जिस प्रोजेक्ट को मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ये इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट करके प्रोजेक्ट था, विच वाज फंडेड बाय यूरोपियन कमीशन। 2013 से लेकर 2017 तक ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था। इसके अंदर शुरुआत करूं तो हम लोगों ने इसको एक वेस्ट कैरेक्टराइजेशन सर्वे
के तौर पर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने कुछ हाउस होल्ड्स का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वेस्ट क्वांटिफिकेशन कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर 2 वार्ड से, एक उसका हम लोगों ने एक सैंपल साइज लेते हुए ये एक सर्वे किया और एक वेस्ट कैरेक्टराइजेशन सर्वे किया कि जो हमारे पास वेस्ट आ रहा है उस सैंपलिंग मेथड के थ्रू उसमें कैरेक्टर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसको समझने के लिए कि उसमें प्लास्टिक कितना है, वेट वेस्ट कितना है, क्या उसमें किसी तरीके का मेडिकल वेस्ट भी आ रहा है, इसका एक जनरल कैटेगराइजेशन किया ताकि हम उस चीज को समझ पाए। इसमें आई थिंक मीडिया वाज आल्सो वेरी मच क्लोजली इन्वॉल्व। और इन कार्यों के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि चैंपियंस आइडेंटिफाई करके लोगों के बीच में इस कार्य को रखना, उनके थ्रू, उन्हीं के लोगों के थ्रू ये मैसेज करवाना कि आप इस तरीके का अगर इनिशिएटिव करते हैं तो आप किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए आप आगे आ रहे हैं और आप यूएलबी को किस तरह से मदद कर रहे हैं। तो ये एक सोशल मैसेज भी दिया गया। सभी को नमस्ते। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, पर्यावरण दिवस पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष, लेकिन हमें हर दिन पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहूंगी, एक स्टोरी के मार्फत कहना चाहूंगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गांधीवन करके एक जगह जयपुर में हमने डेवलप किया है। ये पूरा सैंड ड्यून्स थे जब हमने ये जमीन ली थी। 100 बीघा लैंड है ये। राजस्थान सरकार ने ग्राम भारती समिति को अलॉट किया था 1991 में। उस समय यहाँ एक सिंगल ग्रीन लीफ नहीं था और आज यहाँ पर एक सघन वन देखने को मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगी, यदि जयपुर में आए और देखना चाहें तो गांधीवन पे आप सभी का स्वागत है। गांधीवन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे पर है। ब्लॉक जम्मारामगढ़ है और गांव का नाम टोडालड़ी है। पेड़ काटने वाले बहुत हैं, पेड़ लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका हमने प्रयास किया है। गांव में पर्यावरण जागरूकता का काम मैं 1991 से कर रही हूँ और घर घर पेड़ बांटने का काम किया है। जम्मारामगढ़ ब्लॉक और आमेर ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ के गांव में कुसुम जैन के नाम से पहचानने वाले लोग मिलेंगे और कहेंगे मैडम ने हमको पेड़ दिया था और आज हम उस पेड़ के फल खा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लांटेशन के लिए अवेयरनेस का काम किया। गांधीवन प्रोजेक्ट यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अरावली हिल्स पर है और एक सघन वन के रूप में आज ये डेवलप है। 1.5 लाख पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। बिफोर और आफ्टर की फोटो यहाँ देखने को मिलेगी, आप देखिए ये। स्वच्छ सर्वेक्षण की टूल किट की अगर बात करें, रूल की 2016 की अगर बात करें कि उसमें भी जिक्र है कि जितने भी जो रैक पिकर है उनको इंटीग्रेट करना है, उनको उनका भी लिंकेज जरूरी है। तो हमने सबसे यहाँ पे जो काम किया है वो किया है कि 13 जो रैक पिकर थे जो पहले जो कचरा बीनते थे उनको उनका भी लिंकेज यहाँ पे किया है। उनको महीने का 10,700 सैलरी है जिसमें उनका ईएसआई है, पीएफ है, वो सब उनको दिया जा रहा है। और उनके लिए यहाँ पे लेबर कैंप यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि वो यहीं रह के इसका प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट कर पाए। और हर 3 महीने बाद जो है उनका हेल्थ कैंप चेकअप है, दूसरी जो व्यवस्था है, 3 योजनाओं से जोड़ना है, वो सब भी उनके लिए काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी 12 से 13 जो स्वच्छता साथी है, जो हमारे जो रैक पिकर है, वो यहीं पे रहते हैं। और ड्राई वेस्ट को शुरुआती दौर में 32 कैटेगरी में अलग अलग किया जाता है, देन बेलिंग करके फिर रिसाइकलर को भेज दिया जाता है। हम बात करेंगे वेट वेस्ट की। वेट वेस्ट की जो कंपोस्टिंग है उसके अलग अलग अनेकों तरीके हैं, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम नाडेप कंपोस्टिंग कर रहे हैं। पूरा जो 1 टन, जो मैंने बताया कि 2.5 टन हमारे यहाँ वेट वेस्ट आता है, जिसमें से 500-700 किलो हम गाय को खिला देते हैं, जितनी भी 18 से 20 गायें आती हैं। और जो कोकोनट का जो वेस्ट होता है उससे हम कोकोपिट तैयार कर रहे हैं, वो 500-700 किलो होता है। 1 टन का हम यहाँ पे कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। फिर ये वेट वेस्ट जोन में इसको वहां पे अनलोडिंग किया जाता है। उसको फिर यहाँ पे, क्योंकि 1 टन के लिए हमें वेट वेस्ट श्रेडर की जरूरत नहीं होती है, तो उसको मैनुअली चॉपिंग किया जाता है। उसको 50 में चॉपिंग करने के बाद देन उसमें बैक्टीरिया कल्चर जो हमने यहीं पे ही मैनुअल तैयार किया है। गुड़ दही, जैसे 10 किलो गुड़ उसमें लिया,
5 किलो दही उसमें ली और 1 किलो बेसन लिया, तो ये हमारा, और 20 लीटर पानी, ये एक मदर कल्चर तैयार हो जाता है। फिर हमने पैन इंडिया जितने भी ऐसे सैनिटेशन पार्क बनाए हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि ये कचरा है, इसको क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसको जानते सब है लेकिन मानते बहुत कम है। एक मैडम अभी बात कर रही थी, जब तक हम लोगों के दिल और दिमाग में नहीं उतरेंगे, उनको ट्रिगर नहीं करेंगे, तब तक ये कचरे का ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। तो जो पिट की जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर का बनाया है, उसकी जो लंबाई 2, 1.5 की रखी गई है, हनीकॉम स्ट्रक्चर की रखी गई है, उसमें बैक्टीरिया कल्चर डाल के उसमें डाला जाता है, और फिर 10 दिन के उसके ऊपर एक डेट लिखी जाती है, हर 10 दिन के बाद उसकी टर्निंग की जाती है, और टर्निंग करने के बाद फिर उसको फिर 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर टर्निंग की जाती है, फिर 25 दिन के बाद टर्निंग की जाती है। और ये जो खाद है वो 50 से 60 दिन के बाद एक बढ़िया उम्दा खाद, गुणवत्ता पूर्वक एकदम बढ़िया खाद जो निकलती है। अभी हमने उदयपुर से इसका लैब टेस्टिंग भी जो करवाया था 3 महीने पहले, जितने इसके सभी जो पैरामीटर्स है वो बहुत बढ़िया आए हैं, और जिनको हम अभी खाद जो बेच रहे हैं उन्होंने भी काफी सराहा, और उसको 2 रुपए रेट इसका ज्यादा ही उन्होंने दिया है। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वती है और मैं एसएचजी से जुड़ी हुई हूँ और मैं एलएफ की भी अध्यक्ष हूँ और मनीषा स्वयं सहायता समूह की भी अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ तक बात करती हूँ कि पूरे प्रदेश की एसएचजी के लिए बात करूंगी और स्वच्छता आज दिवस पर मैं स्वच्छता को लेकर के ज्यादा बात करूंगी। जैसे कि हम लोग अभी जयपुर की जो एसएचजी हैं वो अभी स्वच्छता को लेकर के ऐसे इस तरीके के काम कर रहे हैं, कैंपेन्स हैं, बस्तियों में जाकर के हर जगह कैंपेन का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के जो कचरा अलग अलग करने वाला जो काम कर रहे हैं, कचरे से, गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी का उनको एक रोजगार भी मिल रहा है, उससे आजीविका से भी जुड़ रही हैं इस तरीके से। तो मेरा सजेशन यही है कि हम लोग जैसे बताए कि अभी जो पार्क वेस्ट से भी हमको, जो मनीषा स्वयं सहायता समूह है जयपुर में, हमको पहली बार एक टेंडर मिला निगम के जरिए अमृत 2 के तहत। तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, जो एसएचजी हैं हमारे लिए जो आजीविका से जुड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पूरे प्रदेश के जो एसएचजी हैं उनके लिए इस तरीके का फंड भी दिया जाए और इस तरीके से आजीविका से भी जोड़ा जाए, स्वच्छता के साथ साथ में भी जोड़ा जाए। कम्युनिटी कंपोस्टिंग। हाँ, कम्युनिटी कंपोस्ट के बारे में सर हम लोगों ने इस तरीके से कम किया है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद में हम लोग जो एसएचजी हमारी ये है संस्था के जरिए, सीफा संस्था के जरिए हमने ट्रेनिंग ली, निगम के जरिए ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद में जब हमको कंपोस्ट की ट्रेनिंग मिली तो एसएचजी की महिलाओं ने ही अपने स्तर पर, बस्ती स्तर पर इतना कंपोस्ट मतलब कचरे को कम किया, गीला और सूखा। और सबसे बड़ी बात सर मैं बोलूं कि जो हमारा सैनिटरी नैपकिन से जो गंदगी होती है उसका सबसे बड़ा खतरनाक जो हमारे ऊपर वो पड़ता है, दूषित है सैनिटरी वेस्ट जी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने, जो हमारी एसएचजी हैं 2 एसएचजियों को मिला करके हमने सैनिटरी नैपकिन यूनिट भी खोला गया है। जो सैनिटरी नैपकिन है जो केले की छाल से बनाया हुआ है और वो आसानी से गल भी जाता है और जल भी जाता है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरीके का भी हमने एसएचजी ने मिला करके हम लोगों ने काम किया नवाचार है। किया, नवाचार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च एनजीओ है जो इंडिया में लगभग 11 राज्यों में काम कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग मुद्दों के ऊपर। राजस्थान में लगभग 2006 से हम काम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज के साथ और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके साथ। जो स्वच्छ भारत मिशन के पहले हम वाटर सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर हमने काम शुरू किया है। दरअसल 2014 और 15 से हम, इफ आई रिमेम्बर, हम स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के तहत हम नगर निगम के साथ हमने काम किया है, दरअसल कच्ची बस्तियों में। सो आज के दिन में हम लगभग 108 कच्ची बस्तियों में हम काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव वाटर सैनिटेशन हाइजीन के साथ। हाउएवर,
2014, 15, 16, 17 में हमने SPM 1.0 के ऊपर काम किया है, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने के लिए या इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने के लिए, एंड ट्विन पिट सिस्टम्स को कैसे हम लेवरेज करें, ये सब चीजों के ऊपर किए हैं। बट उस टाइम पे हमारा ज्यादा फोकस सॉलिड वेस्ट पे नहीं था। सो एस्पेशली इट वाज ओनली सैनिटेशन, दैट टू ऑन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। बट अभी 2019 से अब हम काम कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंक्लूसिव वाटर सैनिटेशन के ऊपर है, जो जयपुर के 108 अच्छी बस्तियों में। सर, इनिशियली जब प्रेजेंटेशन में आपने कहा है कि हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें, बट इट शुड बी कंटिन्यूड एंड लिंक्ड विद अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, खाली सॉलिड वेस्ट ही नहीं है, सॉलिड वेस्ट के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी हमको काम करना है। एंड ऑफ द डे सॉइल, वाटर रिसोर्सेज सब पोल्यूट होता है बिकॉज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एमिशंस ऑफ पॉइजनस गैसेस। सर, राहुल जी को हमें बोल रहा था, अभी रिसेंटली फरवरी 2024 में नगर निगम जयपुर हेरिटेज के साथ मिलके एक ऐसा पायलट किया है, वार्ड 91, 92, 93, 94, 95 इन वार्ड्स को लेके एवरी डे हमारा टीम और कम्युनिटी वॉलंटियर्स 6 बजे से 12 बजे के बीच में वो कचरे की गाड़ी के पीछे हम जाते थे कॉलोनियों में, और वहां ऑन दी स्पॉट प्रैक्टिकली कम्युनिटी को हम मतलब लोगों को हम समझाते थे कि गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है, क्यों इसको सेग्रीगेट करके डंप डिस्पोज करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। रवि जी। और थैंक यू मैं रवि जी। आपके माध्यम से एक और चीज बताऊंगा कि अभी NULM ने 100 SHG चुने हैं जी जो कि डेडिकेटेडली काम करेंगे। एक बार जी। आप PD सर से मिलें। जी और वे फॉरवर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो RRR सेंटर्स, जी सर। आप उनकी ऑनरशिप ले सकते हैं। जी वो एक बहुत बड़ा खुला मंच है। जी हमारे 820 RRR सेंटर्स अभी स्वच्छतम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जिज्ञासा जैन है। आई एम फाउंडर एट सुचिक। तो सुचिक बेसिकली क्लोथिंग ब्रांड है जिसपे हम लास्ट 2 साल से ब्लॉक प्रिंट पे काम कर रहे हैं। बीइंग अ राजस्थानी, मैं हमेशा ब्लॉक प्रिंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती थी और इसमें ही कुछ स्टार्ट करना था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ करंटली, तो मैंने ब्लॉक प्रिंट का बिजनेस स्टार्ट करा। एंड विद इन 1 ईयर आई रियलाइज कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन होता है। लाइक आफ्टर 1 ईयर मेरे खुद के ही ब्रांड के अंदर जो जहाँ पे भी मैं काम कर रही थी वहाँ पे इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो गया कि मैं उससे प्लान ही कर रही थी कुछ ऐसा बनाना जो एक फिनिश प्रोडक्ट हो और मैं उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाऊँ जो स्केलेबल भी हो और सेलेबल भी हो। वी केम अप विद 2 सॉल्यूशंस, एक तो अपसाइक्लिंग वेस्ट एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक कलर्स। अब अपसाइक्लिंग वेस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट करा, जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स है उस पर रिसर्च करना। तो हमें पता लगा इससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होंगे, जैसे कि बैग्स हो गए, स्क्रंचीज हो गए, या फिर अलग अलग तरीके की और भी चीज़ें बन सकती है, जैसे बांदरवाल हो गए। अब बांदरवाल हम लोग प्लांट्स को कट करके यूज में लेते हैं अभी तक, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं क्लोथिंग बांदरवाल से, जो हमारे वेस्ट मटेरियल से बनेगी और प्लांट बांदरवाल से ज़्यादा सस्टेन भी कर पाएगी, और हम इसको टाइमली चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, हमने जो हमारा डाई का प्रोसेस स्टार्ट करा वो ऐसा रहता है, एक सोल्यूशन होता है केमिकल बेस्ड, जिसमें हम डाई को मिक्स करके जो एग्जैक्ट कलर हमें यूज करना है क्लोथिंग में, हम उसको बनाते हैं। तो जो सोल्यूशन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया ऑर्गेनिक सोल्यूशन से। दैट इज, जो हमारे फ्लावर का वेस्ट बचता है या वेजिटेबल वेस्ट बचता है, फ्रूट्स के छिलके बचते हैं, इनको हमने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा खुद के ही घर से और आसपास के घरों से, और इनसे हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें हम लोग डाई मिक्स करने लग गए। तो हमारा एक केमिकल सोल्यूशन को हमने ऑर्गेनिकली रिप्लेस कर दिया। सर, हाँ सर। सर, सत्यनारायण शर्मा बोल रहा हूँ मैं सर। जी सर। आज सर 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस मनाया था हमने नगर निगम में, फिलीलूप के सानिध्य में, और काफी सिटीजन भी आए थे, जिसमें रिटायर्ड DFO वगैरह सब थे, अंदर RS अधिकारी भी थे। तो काफी हमारे अच्छी मतलब मीटिंग हुई उसके अंदर, और 60 कम से कम रेक पिकर्स आए थे जो प्लास्टिक वगैरह को इकट्ठा करते हैं और यूजेबल जो सामग्री होती है उनको ये प्रतिदिन बेचते हैं। अनुमानित उदयपुर नगर निगम से रेक पिकर्स 35 टन पर डे
ये मतलब प्लास्टिक का सेग्रीगेशन करते हैं। उसके बाद में हमने ये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक नुक्कड़ सभाएं की अभी सब्जी मंडी के अंदर, जिसके अंदर हमने मतलब प्लास्टिक को बैंड को करने के लिए वहाँ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जितने भी सब्जी मंडी वाले हैं और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको सबको सजेस्ट किया और हमने 1000 कैरी बैग वहाँ वितरण किए गए हैं। नाथद्वारा की टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो नाथद्वारा सेकंड नंबर पे आया है, नगर पालिका नाथद्वारा का पूरा सपोर्ट रहा और यहाँ की पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहा। MRF जो है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसके लिए आपको डोर टू डोर कलेक्शन 100% प्लस 100% आपका सोर्स सेग्रीगेशन होना चाहिए। अगर आपका सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हम MRF को कंपोस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कचरे ही सेग्रीगेट होगा तो ही हम कंपोस्ट बना पाएंगे। तो नाथद्वारा ULB जो है 21 अक्टूबर 2021 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और सोर्स सेग्रीगेशन 100% कलेक्शन करके उसका पूरा डिस्पोज कर रहे हैं। आपकी बातें। सीकर में हमारा एक नानी विलेज है, श्यामपुरा रोड सीकर, और वहाँ हमारा ये जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेशनल है और इसकी कैपेसिटी 15 TPD है और 15 TPD उसकी कैपेसिटी है और उसको किसान भी ले जा रहे हैं और लगभग 15 लाख रुपए का हम उसको एक साल में बेच देते हैं। बहुत सस्ता है और हमारे जो पार्क हैं, पार्क में भी उस खाद का हम उपयोग करते हैं। और इवन हमने तो अब एक सिस्टम और कर रखा है कि नगर परिषद स्टाफ उसको, और जैसे मैं स्वयं हूँ, हम ऑर्गेनिक सब्जी यूज करते हैं। जैसे मेरे घर पे है, हम बहुत ही कभी होगा कि हम बाजार की सब्जी आई हो, बाकी का हम वहाँ दोनों सीजन मौसमी उसके सब जो वेजिटेबल्स हैं वहीं उस खाद की सब्जियां वहीं लगती हैं और बहुत सारी सब्जियां होती हैं। जैसे इस समय भी काफी सब्जियां हैं वहाँ, तो उनका यूज कर रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी जैसे 15 है, अभी 15 तक 16 तक हमने बढ़ा दिया था, पहले 10 तक है। धीरे धीरे हम अपना जो डोर टू डोर सेग्रीगेशन है उसको अब फोकस कर रहे हैं और अभी UIT वाला जो एरिया है वो भी हमको मिल गया है, तो डेफिनेटली हमें इसकी और क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और नियर बाई हम 1.5 से TPD का यहाँ MRF प्लांट भी वहाँ बना रहे हैं, जो जून लास्ट तक प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी अच्छा वर्क कर रहा है और ये सब जो आपके ये गौरव जी बैठे हुए हैं उन्हीं का इनिशिएशन है। उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ करके गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है इसको, और हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित जैसे इस साल हमने रखा है कि हम इसको गौरव 20 टन तक ले जाएं, ये हमारा इस साल का टारगेट है, 20 TPD तक का। और धीरे धीरे जैसे टोटल हमारे यहाँ जो वेस्ट कलेक्शन है वो 90 TPD है, 20, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर 30 और फिर 40, मतलब 50% तक हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो 40 टन हम मैक्सिमम ले सकते हैं वेस्ट, और हमने ये टारगेट कर लिया है कि इस साल 20 TPD तक ले जाएंगे, नेक्स्ट 30 और उसके बाद 40 जो मैक्सिमम लेवल है, और इसको हम अचीव करके रहेंगे जो आपके द्वारा जो इनिशिएशन लिया है। और मैं चाहता हूं कि ये सब जगह हो तो बहुत अच्छा है, सभी ऑल ULBs में, क्योंकि इससे उसकी चेकिंग भी होती है। वहाँ अपने पास टीम लगी हुई है, लोग आजकल किसान भी आते हैं तो शेखावाटी में जो फार्मर है वो कोई ऐसे नहीं है, वो बाकायदा उसका pH भी चेक करते हैं हमारा जो खाद है उसका, कि भाई ये फर्जी तो नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट अच्छा है कि नहीं है, लेने लायक है नहीं है। तो जनरली वो चेक करते हैं उसको pH के हिसाब से, देखा यार बिल्कुल एकदम सही है और हमारी फसल के लिए है, तो बहुत उसको फिर ले जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर, आपका आपकी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मतलब ये सर आपके आपके ही मतलब जो सुपरविजन है, जो आपका जो आपने जो कहा कि स्टेप फॉरवर्ड जो लिया आपने, अधिकारियों को सपोर्ट किया ये सारी चीज करने के लिए, तो सर इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर सीकर के प्लांट के लिए ये भी ऐड करना चाहूँगा कि सीकर का प्लांट मतलब ज्यादातर जगह से ये शिकायत आती है कि उनकी खाद जो है कोई खरीदता नहीं है
मगर मैं सीकर के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग मैंने वहां पे 2-2 महीने की वेटिंग देखी है। किसान जो है 2-2 महीने तक वेट करते हैं कि उनको खाद मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बिहेवियर चेंज का जो कैंपेन उसका जिस तरह से बिल्कुल गौरव, उसका रीजन ये है कि आज जैसे किसान है, पढ़े लिखे किसान है, जी सर वो भी क्या है कि वो चाहते हैं कि इसको चेक करके बताओ। मैंने आपको बीच में बताया कि भाई आप कैसा है, क्या इफेक्ट होगा। तो उसको एक तो हमारे पास ये चीज है कि उसका चेक, उसको लैब है, पूरा पीएच उसका चेक कर लेते हैं। दूसरा, उसको जो लोग यूज कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है। जी सर। और सर आपने सर वहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो वहाँ पे जो आपने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटे से प्लॉट्स में आपने क्या है वहाँ पे कल्टीवेशन भी करके दिखाया है उनको मतलब वहाँ पे आप क्या है कि सब्जियां भी उगा रहे हैं जो कि आप सर सारी नगर पालिका के जो एम्प्लॉइज हैं वो उस ऑर्गेनिक सब्जी का क्या है वेजिटेबल्स का जो है लाभ ले रहे हैं। तो सर ये भी एक अप्रिशिएटेड वो है। लोगों के अंदर जो बिहेवियर जो सिटी कंपोस्ट को लेके जो बदलाव आया सर सीकर में, वो एक बेंचमार्क है सर, जिसको क्या है कि ऐसे कैंपेन चला के क्या है बाकी यूएलबीज को भी जो सिटी कंपोस्ट ना बिकने वाली जो प्रॉब्लम है ना उससे निजात पा सकते हैं सर बाकी यूएलबीज। पहले तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्यावरण दिवस पर जो कि अपना स्वच्छ भारत मिशन का मेन उद्देश्य है पर्यावरण को शुद्ध रखना, और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ वर्कशॉप रखी। आप सभी ने बहुत जो हमारे एक्सपर्ट आए थे कंपोस्टिंग के, और जो भी उन्होंने पेड़ों के हरियाली डेवलप करी, और बहुत से एनजीओ अपने जुड़े, उन्होंने अपने सभी अनुभव आपके सामने रखे, और अपने म्यूनसिपैलिटी से भी, नगर परिषद से, कमिश्नर और ईओज और सभी ने अपने अपने अनुभव यहाँ शेयर किए। अपनी नगर पालिका में जो काम कर रहे हैं वो भी शेयर किए। सभी से निवेदन है कि इस फील्ड में स्वच्छ भारत मिशन में अब पूरी तरह से प्लानिंग करके सभी लग जाएं, और पेड़ों के संबंध में आज के दिन पर्यावरण दिवस के दिन अपने एक प्रण लें, प्रत्येक घर के सामने एक पेड़ अवश्य हो, और अपने कोई भी ओपन लैंड जहां पड़ी हुई है, म्यूनसिपैलिटियों को अपने सुबह डायरेक्टर ने बताया था कि हमने टारगेट भी दिए हुए हैं म्यूनसिपैलिटी को, और उस टारगेट में जो जिन म्यूनसिपैलिटी को जितना टारगेट दिया है, हम तो कह रहे हैं उससे जस्ट डबल टारगेट अचीव करें, क्योंकि ये एक ऐसी पेड़ लगाने का एक, उससे हमें पेड़ हमेशा देता ही है, लेता कुछ नहीं है हमसे, हमेशा वो देता ही है, छाया देता है, बारिश भी लाता है, टेम्परेचर से भी हमें बचाता है, प्लस ऑक्सीजन भी देता है, वो हमेशा देने वाले गुण है। तो इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जिससे अपना पर्यावरण संतुलित रहे। अपना जब पर्यावरण संतुलित रहेगा, अपना स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, अपनी वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो आज सभी हमारे साथ में जुड़े, सभी ने सभी को अच्छी तरह से सुना, और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी तरह से पालन करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जो जितनी भी नगर पालिकाएं जुड़ी उनका भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और आपको सभी को पर्यावरण दिवस की बधाइयां, और उस पर आप कंटिन्यू काम करते रहिए। धन्यवाद।